नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। मनीष हत्याकांड में बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। इस मामले में पुलिस ने गोरखपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनीष हत्याकांड का मुख्य आरोपी दारोगा जगत नारायण सिंह और अजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर एसआईटी को सौंप दिया है, जबकि बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो फरार चल रहे थे दोनों, लगातार पुलिस दबिश दे रही थी गोरखपुर से लेकर कानपुर तक। आखिरकार गोरखपुर में ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए, रामगढ़ इलाके में मौजूद थे। आज पुलिस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। ये कोर्ट में जाकर सरेंडर करने की फिराक में थे, लेकिन आज पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में इनकी तलाश थी। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी ये कामयाबी मिली है। इस मामले का मुख्य आरोपी दारोगा जगत नारायण सिंह को गोरखपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अक्षय मिश्रा की भी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले एसआईटी ने दारोगा की तलाश में बाराबंकी जाकर पत्नी और बेटे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ भी की थी। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन गोरखपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। जबकि तीसरी तस्वीर मनीष गुप्ता की पीड़ित पत्नी से जुड़ी हुई है, जिन्हें आज केडीए में यानी कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी ज्वाइन करने के लिए प्रशासन ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया। मनीष गुप्ता की हत्या के बाद सरकार ने पीड़िता को नौकरी और न्याय का भरोसा दिलाया है। गोरखपुर से जुड़ गए हमारे संवाददाता अनिल सिंह। अनिल, तो किस तरह से मिली पुलिस को कामयाबी, कैसे चढ़े अब ये पुलिस के हत्थे? 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था आरोपी पुलिस कर्मियों पर। लगातार गोरखपुर पुलिस टीम लगातार दबाव बना था और गिरफ्तारी करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है इसी दबाव के कारण आरोपी इंस्पेक्टर और फरार 1 लाख के इनामी जीएन सिंह और अक्षय मिश्रा गोरखपुर कोर्ट में अपने जो उनके यहाँ पे उनके जो जानने वाले थे उनकी मदद से यहाँ पर कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे। और इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी की बात एसएसपी ने पुष्टि की है। और फिलहाल एसआईटी की टीम भी थाने पे पहुंची हुई है रामगढ़ में, और उनसे सुपुर्द किया गया है और बातचीत चल रही है। हो सकता है एसआईटी की जो यहाँ पे प्रमुख आनंद तिवारी कुछ बयान जारी करे, लेकिन पूरा घटनाक्रम में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से गोरखपुर पुलिस टीम को काफी कामयाबी मिली है। काफी प्रेशर था गोरखपुर पुलिस पे, क्योंकि आरोपी जो 6 पुलिसकर्मियों से गोरखपुर पुलिस टीम की काफी छवि धूमिल हुई थी। तो इसको लेकर एसएसपी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और दोनों आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करके यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। और हो सकता है एसआईटी की टीम के द्वारा एक बयान जारी किया जाए। अजय जी, शुक्रिया अनिल, आपका। तो बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया मनीष के आरोपी कातिलों को। और मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को सरकार ने नौकरी देने का भरोसा दिया था, जिसका वादा अब सरकार ने पूरा कर दिया है। आज केडीए में ओएसडी के पद पर मीनाक्षी गुप्ता को नौकरी के नियुक्ति पत्र को सौंप दिया गया। इसका नियुक्ति पत्र आज प्रशासन ने उनके हाथों में सौंपा। खबर ये भी है कि मीनाक्षी गुप्ता मंगलवार से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगी, जैसा उन्होंने खुद कहा है। सोमवार से ही कहा गया था ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सोमवार को 13वीं है मनीष गुप्ता की, तो मंगलवार से ऑफिस ज्वाइन करने की बात कही है। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे अधिकारियों ने और मुझे बताया क्या क्या चीज़ें किस तरह मुझे वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है और पूरा सहयोग करेंगे ऐसा बता के सारे अधिकारियों ने मुझसे कंफर्ट जोन में रह के ज्वाइनिंग करने के लिए कहा। मैं सोमवार को ज्वाइन नहीं करना चाहती, मनीष की 13वीं है उस दिन। मंगलवार को थोड़ी देर में चली जाऊंगी, ऐसा मैंने उनसे कहा है। जो भी वादे किए थे पूरे किए मुख्यमंत्री जी, उसका शुक्रिया। पुलिस की टीम, एसआईटी टीम भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रही, लेकिन अभी भी मेरा इंसाफ अधूरा है। अभी भी मनीष को इंसाफ नहीं मिला है। और बलरामपुर के सादुल्ला नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस घटना के बाद आरोपी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे। ओवैसी ने कहा कि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब्बा जान के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी पूछा कि क्या आशीष की जगह आरोपी कोई अतीक होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को
को नहीं हटाते? क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी, बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशिर है, हम इसको बचाएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नेता जनता के प्यार से बनते हैं, हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही नेता के लिए सबसे अहम होता है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। और स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ पार्टी मुख्यालय में बीएसपी समेत दूसरे दलों से आए कई पूर्व विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आगरा से बीएसपी के पूर्व विधायक सूरजपाल, बिजनौर से बीएसपी के पूर्व एमएलसी सुबोध पराशर, गोरखपुर से बीएसपी के पूर्व विधायक देवनारायण सिंह, हरदोई से बीएसपी के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार पासी, सोनभद्र से पूर्व विधायक रवि प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन नेताओं के आने से बीजेपी और मजबूत होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य उत्तर प्रदेश का एक गरीब, ऐसा कोई गरीब ना हो जिसका पक्का मकान ना हो। 2024 तक, अभी उसके बाद 2024 तक सभी उत्तर प्रदेश के गरीबों का पक्का मकान, उनके घर तक लाइट, उनका शौचालय, आयुष्मान का कार्ड और शिक्षा भी, उनके बेटी बच्चों का भी, शादी की भी जिम्मेवारी सरकार अपना वहन करे। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। और आप सबसे भी प्रार्थना है, आप सब आए, आपके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और ताकतवर होगी और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ आपके बदौलत हम सरकार बनाएंगे। 2022 के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार सूची में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के साथ यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी की सक्रियता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में मां अन्नपूर्णा के दर्शन करते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। और तीसरी तस्वीर अपनी रैली के दौरान जब मंच पर पहुंची तो पार्टी नेताओं के प्रियंका गांधी का खास अंदाज में स्वागत किया गया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने सामने बैठी जनता का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन इस मौके पर सरकार को लखीमपुर खीरी के सहारे घेरने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला।
अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। वैसे प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से लगातार यूपी में बनी हुई हैं, यानी कि 3 अक्टूबर की रात से प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद जब पहली बार वो वाराणसी पहुंची तो सबसे पहले दुर्गा कुंड मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसे लेकर के विवाद भी शुरू हो गया है। संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने प्रियंका गांधी के मंदिर भ्रमण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर प्रियंका के लिए पर्यटन का केंद्र है। इन आरोपों पर प्रियंका गांधी ने जवाब भी दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के समय मंदिर मंदिर घूम करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? आप मंदिर पर्यटन का केंद्र नहीं है, हमारा तीर्थ है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, हमारे आस्था और विश्वास का केंद्र है। तो मैं चर्च मिशनरियों में आस्था रखने वाले लोगों से इतना ही कहूंगा कि कृपया हमारे मंदिरों को पर्यटन का अड्डा मत बनाइए। जब भी मैं बनारस आती हूँ, मैं काशी आती हूँ, ये मेरी आस्था है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने भी सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा के साथ किसान आंदोलन के बहाने सियासी वार किया सरकार पर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि किसानों को टायरों से कुचला गया, उनको अपमानित किया गया। समाजवादी पार्टी ने चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम किया था। इस मौके पर अखिलेश यादव ने किसानों और गरीबों पर हो रहे अत्याचार पर योगी सरकार को घेरना का काम किया। आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरह से फेल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग नाम बदलने की सियासत पर कर रहे हैं, उनकी सरकार भी लोग बदल डालेंगे। बुजुर्गों, नौजवानों की दिलों की धड़कन को माया के बीच में रह के माया से दूर हो, वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों, आपको मवाली कहा जा रहा, इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती है। कुछ ही बोलों में और खबरें। इसी तरह से जुड़ा हुआ है। यह नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं
उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है, खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशक्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है, खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशक्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी
बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने $771 मिलियन यानी करीब 5,792 करोड़ रुपए में आरईसी सोलर होल्डिंग का अधिग्रहण किया है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड से आरईसी सोलर होल्डिंग की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने बीएससी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। वैश्विक स्तर पर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बनने की दिशा में रिलायंस के न्यू एनर्जी विजन के लिए ये अधिग्रहण काफी अहम है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप को साल 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में काफी मददगार साबित होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 24 जून को हुए एजीएम में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य घोषित किया था। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।